नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन है। उपस्थित हूँ 12वीं कक्षा अंतरा काव्य खंड 12 मासा कविता के साथ। इस कविता का तीसरा भाग होगा, ये थर्ड पार्ट है। ये इसमें इसका प्रसंग देखते हैं। कवि परिचय हम इससे पहले 2 पार्ट्स में देख चुके हैं, है ना। इस पर भी थोड़ा हम नज़र डाल सकते हैं। सामान्य परिचय है उनका, है ना। और ये सब भी आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से भी। हाँ, वैसे ये 4 पार्टों में ये चार महीनों का वर्णन किया है 12 मासा में। तो 4 पार्ट्स में ये वीडियोज़ 4 वीडियोज़ हैं। एक दूसरे का लिंक एक दूसरे में डला होगा तो आप देख सकते हैं। इस अंश का जो ये तीसरा अंश है, एक चौपाई और एक दोहा, इस अंश में ये जायसी के पद्मावत से उद्धृत है और नागमती का राजा से अपने पति से जो बिछोह हो गया है, उस बिछोह में जो साल के अंतिम 4 महीने हैं, जो सर्दियों के महीने हैं, उन महीनों में उसका अलग अलग महीनों में क्या क्या स्थितियां उसके साथ हो रही है, कितनी उसकी विरहाग्नि प्रज्वलित हो रही है उसके हृदय में, ये सब का वर्णन किया गया है। और इस अंश में माघ महीने का, जो कि 11वां महीना होता है हिंदू कैलेंडर में अपने पंचांग के हिसाब से, तो उसमें कितनी कपकपी होती है, कितनी ठंडी होती है कि उस ठंड के मौसम में कांपती हुई नागमती पति बिछोह के दर्द का उसका वर्णन किया गया है। ऐसे में बारिश जब हो जाती है, जब इस पर इतनी सर्दी और ऊपर से बारिश हो जाए और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे, तो ये इन हवाओं से उसका जो उसकी पीड़ा है, उसका जो दर्द है, वह और बढ़ जा रहा है। व्याख्या देखते हैं। लागे माह उड़ावा झोल, नागमती कहती है, उसका विरह जो है बिल्कुल चरम पर पहुंचा हुआ है। लागो माह परे अब पाला कहते हैं बहुत बहुत तेज ठंड को, जिसमें बिल्कुल गला देने वाली जो ठंड होती है, जब पाला गिरता है, एक तरह से ना ओस को ही पाला कहते हैं। तो माघ के महीने में पाला गिरने लगा है। ऐसे में विरहा काल भय जड़काला, और ये जो विरह की अग्नि जो है, ये जो बिछोह है, ऐसी स्थिति में यह मृत्यु के समान है, मृत्यु से कम नहीं है। पहल पहल तन रुई जो झाँप है ना। बार बार कितने भी कपड़ों से, रुई से, रजाई से तन को, शरीर को ढक लेने के बाद भी हहाली हहाली अधिक ही कांप है। कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है, हहाली हहाली, है ना, अधिक ही कांप है। जितना भी कपड़े से ढकने की कोशिश करती है वो अपने आप को, उतना ही उसका हृदय, उसका दिल ठंड के मारे कांप रहा है। आगे आई सूर होई तपुरे नाह, सूरज के उगने के बाद थोड़ी सी ठंडक तो कम होती है, लेकिन उस ठंडक को जो कपकपी है, जो विरह की, जो बिछोह की अग्नि है, वो पति यानी कि नायक के रहने से ही वह बिछोह कम हो सकता है। तू और तेहि बिनु जाड़ न छूटे बाहा। और ये जो इतनी, मतलब नागमती का कहना कि ये है कि सर्दी इतनी बढ़ गई है, और इस सर्दी में उसका बिछोह, उसका विरह वेदना जो है उसकी, वो तभी शांत हो सकती है जब नायक राजा रत्नसेन उसके पास आए। फिर आगे यही मास उपजय रस मूलु। अब माघ का महीना ऐसा महीना होता है जो वनस्पति आदि में रस भरता है। तू सो भवर मोर जोबन फूलू, और रत्नावली कहती है कि अभी मेरा यौवन है, और उस यौवन का जो है उसका स्पर्श करने के लिए राजा है ही नहीं, तो राजा का होना उस पर कितना आवश्यक लगता है, उसकी वेदना की शांति के लिए, उसके मन की पीड़ा की शांति के लिए। क्या स्थिति बन रही है उसकी। नैन चुबही जस माहुट नीरू। जब वर्षा हो जाती है माघ महीने में ना, उसी तरह से यहाँ उपमा अलंकार है, जैसे आँखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, जैसे पानी
वर्षा का पानी टपकता है, उसी तरह से तहि जल अंग लाग सर चीरू। और वो जो शरीर में जो कपड़े हैं, वो कपड़े भी जो है बाण की तरह से चुभते हैं, उनकी भी चुभन महसूस होती है। ऐसा मार्मिक जो है विरह उत्पन्न हो गया है, अपने चरम पे पहुंच गया है नागमती का। अगली पंक्ति में कहती है, टूटहि बूंद परहि जस ओला। एक एक बूंद ऐसे जैसे आंखों से ऐसे टपक रहे हैं, जैसे लगता है कि ओले पड़ते हैं, ओले के समान। और विरह पवन होई मारे झोला। और उस पर एक तो वर्षा हो गई है, ऊपर से जो हवाएं चलने लग रही हैं। इन सब स्थितियों के कारण जो विरह वेदना है, जो बिछुड़ने का, नायक से पति से बिछुड़ने का जो दर्द है, वह कई गुना और ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया है। फिर केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा। अब वो जो पति के न रहने से तो वो कैसा श्रृंगार करे, वो ना श्रृंगार है, ना अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है ना, गर्दन में कोई हार, बस सब सुनापन है। वो कहती है, स्वयं से कहती है, और वो भंवरे और कौए के माध्यम से संदेश भेज रही है कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, न कोई श्रृंगार, न आभूषण, न वस्त्र, अच्छे वस्त्र, है ना, सब कुछ अरुचिकर हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और दोहे में कहती है, तुम बिनु कंता धनी हरोई तनुवर भाडोल। मतलब प्रियतम के ना होने पर वो कहती है, संबोधित करती है, तुम्हारे ना होने पर मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ मानो एक तिनका, जैसे तिनका, सूखा तिनका जो इधर से उधर हवा के तनिक झोंके से उड़ता फिरता है, वैसी ही मेरी स्थिति हो गई है। तही पर विरह जराई के, एक तो ऊपर से जो है विरह पर की आग में जला करके अब तो भस्मीकृत करना चाहते हो, यानी कि उड़ा देना चाहते हो, राख बना देना चाहते हो, पूरा समाप्त ही कर देना चाहते हो। मतलब इस स्थिति में पहुंचने के बाद भी उसे यह उम्मीद है कि अगर अब भी उसका प्रियतम आ जाए तो उसमें जान आ जाए, उसके जीवन का की सार्थकता हो जाए, ऐसा उसका मानना है नागमती का। क्योंकि ये प्रेमाख्यान है और राजा पद्मासक्त के पद्मावती राजकुमारी, सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम में आसक्त है। इधर वो पत्नी को, नागमती को भूल चुका है, तो नागमती की जो विरह वेदना है वह अपने चरम पर है। ये इसकी व्याख्या है। इसका प्रतिपाद्य हम देखें, सार रूप में यही है कि माघ की सर्दी में उसकी जो विरहाग्नि है वह और ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है, नागमती की, नायिका नागमती की, है ना। इनसे प्रश्नों के उत्तर अगर आप देखोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे आपको। ध्यान से अगर आपने वीडियो की इसमें व्याख्या सुनी तो प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान हो जाते हैं। माघ एक देखिए कितना सुंदर एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप अवश्य लिखें। ये एक उत्तर लिख लिया आपने तो समझिए सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है, इस व्याख्या में यही बताया है कि उसको कितनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो ये इस तरह से अगर इसका काव्य सौंदर्य देखें तो तत्सम तद्भव युक्त ठेठ अवधि भाषा है और फारसी की मसनवी शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। निरंतर और किसी अध्याय या सर्ग में विभक्त नहीं है यह रचना पद्मावत, बल्कि इसकी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। कोई अध्याय नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई कुछ छिटपुट शीर्षक हैं। उसके बाद चौपाही और दोहा यानी कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है इसमें, और ऐसा छंद होने के, तुकांत होने के कारण, छंदोबद्ध रचना होने के कारण गेयता इस दोहे चौपाही में विद्यमान है। अलंकार में अंत्यानुप्रास, मध्यानुप्रास न, और प्रारंभ में मतलब वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
दृष्टांत अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हहली हहली ना एक ही शब्द की एक ही अर्थ में आवृत्ति है, इसलिए उपमा अलंकार है। उपमा ये देखिए यहाँ पर नैन चुबहि जस माहुट नीरू है ना, जैसे आँखों से पानी इसी तरह से टपक रहा है जैसे वर्षा का की बूंद टपकती है। तो ये उदाहरण है, तुलना है, तो ये उपमा अलंकार भी है। फिर दूसरी लाइन में भी उपमा अलंकार, उसके अगली लाइन में उपमा अलंकार है। और अगर रस की दृष्टि से देखें तो रसराज श्रृंगार, लेकिन यहाँ संयोग नहीं, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। लक्षणा व्यंजना तो पूरी पूरी कविता में बिल्कुल ही बिखरी हुई है, अनुप्रास की छटा के समान है ना। तो लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।